हम सीए फाइनल के ग्रुप 1 के पेपर नंबर 4 कॉर्पोरेट एंड लीड लॉ का चैप्टर नंबर 17 प्रैक्टिस मैनुअल में से देख रहे हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक 1992, इसके हम यूनिट 1 जो कि सेबी एक 1992 है, 2 यूनिट है इसके अंदर, यूनिट 1 और यूनिट 2। यूनिट 2 में सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन से हम सेबी एक 1992 यूनिट 1 के क्वेश्चन आंसर अभी देख रहे हैं। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन ब्रीफली द पर्पस ऑफ स्टेब्लिशिंग द सेबी स्टेब्लिश करने का ब्रीफली पर्पस क्या क्या था। पर्पस ऑफ सेबी एक्ट का पर्पस जो था कि प्रोवाइड करना एक बोर्ड, एक स्टेब्लिश करना एक बोर्ड जिसको हम सेबी कहेंगे। अब सेबी का जो पर्पस है, सेबी के प्रीएम्बल में क्या कहा गया कि सेबी क्यों बनाया गया था। प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, दूसरा प्रमोट करना डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट, तीसरा रेगुलेट करना द सिक्योरिटी मार्केट, एंड चौथा मैटर्स कनेक्टेड देयर विद एन इंसिडेंटल देयर टू। मतलब कुल मिला के यहाँ 4 पॉइंट है जिसमें कि प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, प्रमोट करना डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, रेगुलेट करना सिक्योरिटी मार्केट और मैटर्स कनेक्टेड देयर विद, इससे संबंधित जो भी मैटर्स कनेक्टेड आएंगे इंसिडेंटल देयर टू रहेंगे। अब इसके बाद बताया गया सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड सेटअप टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद इसके भी ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं। पहले प्रीएम्बल में जो एक्ट के बारे में लिखा है वो बता दिया। आप सेबी की जो ऑब्जेक्टिव्स अपनी लैंग्वेज में बताया गया। टू प्रमोट करना फेयर डीलिंग्स बाय द इश्यूअर ऑफ द सिक्योरिटीज, इश्यूअर ऑफ द सिक्योरिटीज़ के द्वारा फेयर डीलिंग्स प्रमोट करना और इंश्योर करना मार्केट प्लेस जहाँ पे बहुत कम कॉस्ट पे ट्रांजेक्शन फंड्स रेज किया जा सके। इंश्योर करना एक मार्केट प्लेस जहाँ पे कम कॉस्ट पे इश्यूअर के साइड से एक कम कॉस्ट पे फंड रेज किया जा सके। दूसरा, प्रोवाइड करना एक डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर, सेफगार्ड करना उनके राइट्स एंड सो दैट देयर इज अ स्टेडी फ्लो ऑफ सेविंग्स इनटू द मार्केट। यहाँ पे एक इन्वेस्टर्स को, निवेशक को एक उनको प्रोटेक्शन देना और उनके राइट्स को सेफ गार्ड करना जिससे कि यहाँ पे सेफ स्टेडी फ्लो आता रहे सेविंग्स का मार्केट के अंदर, लोग अपना पैसा आसानी से लगाते रहे, इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट्स करते रहें। इस चीज़ के लिए वो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना और सेफ गार्ड करना उनके राइट्स। तीसरा, रेगुलेट करना एंड डेवलप करना कोड ऑफ कंडक्ट एंड प्रैक्टिस बाय द इंटरमीडिएट्स, जैसे कि ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स एक्सेट्रा। ये जो बीच बीच जो इंटरमीडिएट्स रहते हैं इनके कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करना और उसको रेगुलेट करना कि हाँ ये सही साइड उस कोड ऑफ कंडक्ट्स को ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, फेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ब्रोकर्स और मर्चेंट बैंकर्स इस टाइप के जो इंटरमीडिएट्स रहते हैं उनके लिए। तो 3 मिला के 3 ऑब्जेक्टिव्स ने बता दिए कि पहली बात तो प्रमोट करना फेयर डीलिंग बाय द इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटीज इशू करने वाले के पर्सपेक्टिव से एक पॉइंट बता दिया। दूसरा बता दिया इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा बता दिया इंटरमीडिएट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यार तीनों को रेगुलेट करना इनका ऑब्जेक्टिव है और तीनों के लिए फ़ायदा देना इनका ऑब्जेक्टिव, ये बता दिए 3 पॉइंट से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अ ग्रुप ऑफ कंप्लेनेंट्स हैव एलिज्ड दैट द मिस्टर जेड, अ मेंबर ऑफ सेबी, हैज पेक्यूनियरी इंटरेस्ट इन सम ऑफ द केसेस दैट केम अप बिफोर द बोर्ड एंड दैट ही हैज मिसयूज्ड हिज पोजीशन एंड देयरफॉर ही शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस। द कंप्लेनेंट सीक्स योर एडवाइस। ग्रुप ऑफ कंप्लेनेंट ने एलिज किया है दैट कि मिस्टर जेड जो कि मेंबर है सेबी के, उन्हें कुछ पेक्यूनियरी इंटरेस्ट है इन सम ऑफ द केसेस दैट केम अप बिफोर द बोर्ड एंड दैट ही हैज़ मिसयूज हिज पोजीशन एंड देयरफॉर ही शुड बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। उसने कुछ मतलब कुछ इंटरेस्ट जो है ले लिए हैं जिसके जो भी केस उससे सामने आए हैं और उसने उस पोजीशन का, अपनी पोजीशन का एज ए मेंबर ऑफ सेबी मिसयूज़ किया है, इसलिए उसे रिमूव कर दिया जाना चाहिए ऑफिस से। एक ग्रुप ऑफ कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट की है सेबी को। कंप्लेंट सीक्स योर एडवाइस, क्या तुम्हारी एडवाइस लेता है कंप्लेनेंट्स। तो आंसर देख लेते हैं हम इसका। रिमूवल ऑफ मेंबर ऑफ सेबी कैसे रिमूव किया जाता है, सेक्शन 6 में बताया गया है कि मेंबर ऑफ सेबी को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो इसके अंदर बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर, शेल हैव द पावर टू रिमूव द मेंबर अपॉइंटेड टू द बोर्ड। बोर्ड में जो अपॉइंट किए गए मेंबर है उसको रिमूव करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। ये किस तरीके से अपॉइंट किया था, अगर वो कब अपॉइंट किया सकता है, इफ ही इज और एट एनी टाइम हैज़ बीन एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, वो एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट घोषित किया है। एडजुडिकेटेड मतलब ये निर्णय लिया गया कोर्ट के द्वारा, मतलब इज एट एनी टाइम एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट या इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड सेंस टू डिक्लेयर बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। वो भी कोर्ट ने बता दिया कि अनसाउंड माइंड का, पहला इंसॉल्वेंट है, दूसरा अनसाउंड माइंड का है, या फिर हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, या मतलब वो दोषी पाया गया। कन्विक्टेड मतलब ये दोषी पाया जाना या अपराधी पाया जाना है किसी ऑफेंस के अंतर्गत। हैज़ बीन कन्विक्टेड एन ऑफेंस या इज इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सो अब्यूज हिज पोजीशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में उसने अपनी पोजीशन को अब्यूज़ किया है। या बिफोर रिमूविंग अ मेंबर ही विल बी गिवन, अच्छा ये 4 पॉइंट है मेनली, कब कब वो माना जाएगा कि रिमूव किया जा सकता है। ये किसी टाइम को इंसॉल्वेंट हो या अनसाउंड माइंड हो, तीसरा वो किसी कन्विक्टेड ऑफेंस का, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसने अपनी पोजीशन को अब्यूज़ किया हो। तो ये 4 पॉइंट ध्यान रखने की बात है, सेक्शन 6 में दिए गए हैं। तो अब इसके आगे हम देखें बिफोर रिमूविंग अ मेंबर, उससे एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी इस मैटर में, मतलब मेंबर को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। और फिर इन द केस ग्रुप ऑफ कंप्लेनेंट्स हैव एलिज्ड दैट मिस्टर जेड, अब जो केस हमको बताया गया है इसके अंदर जेड जो है एक मेंबर ऑफ सेबी है, उसके पास पेक्यूनियरी इंटरेस्ट उसने ऑब्जर्व किए हैं दैट केम अप बिफोर द बोर्ड, जो कि ये केस बोर्ड के सामने आया है कि उसने अपनी पोजीशन को मिसयूज़ किया है। अब कंप्लेनेंट्स जो है अप्रोच कर सकते हैं
कंप्लेनेंट्स जो है मे अप्रोच द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रिमूवल ऑफ मिस्टर जेड, कंप्लेनेंट्स अप्रोच कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फॉर रिमूवल ऑफ जेड, ठीक है ना, ध्यान दीजिए यहाँ पे लाइन पे, फॉर रिमूवल ऑफ मिस्टर जेड, ठीक है ना, एंड इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट जेड हैज सो अब्यूज हिज पोजीशन टू रेंडर हिज कंटिन्यूशन ऑफ ऑफिस, जेड ने अपनी पोजीशन को अब्यूज किया है टू रेंडर करने के लिए उसका कंटिन्यूशन ऑफ ऑफिस, सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है मिस्टर जेड को फ्रॉम हिज ऑफिस आफ्टर गिविंग हिम रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस केस में भी ऑफिस से रिमूव कर सकती है आफ्टर गिविंग हिम रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है ना, ये केस पाए जाने पर ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सा आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे, पॉइंट आउट द सर्कमस्टेंसेस वेयर अंडर द फॉलोइंग पावर्स मे बी एक्सरसाइज बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, प्रोहिबिटिंग अ कंपनी फ्रॉम इशूइंग और पब्लिशिंग एनी डॉक्यूमेंट और एडवर्टाइजमेंट सॉलिसिटिंग मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द इशू ऑफ सिक्योरिटीज, पास, seize and desist order in relation to any listed company. What remedies are available to the companies against such orders under the SEBI Act 1992? पॉइंट आउट करके कुछ सर्कमस्टेंसेस इन सब अंडर द फॉलोइंग पावर्स में भी एक्सरसाइज, जिसके अंदर ये सेबी के पावर्स एक्सरसाइज किया जाता है, प्रोहिबिट करता है कंपनी को इशू करने से, ये पब्लिश करने से कोई डॉक्यूमेंट या एडवर्टाइजमेंट जो कि सॉलिसिट मतलब लेनी कुछ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द इशू ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है ना, पास करो या सीज करो या डेसिस करना ऑडिटर। दूसरा पॉइंट ये है कि हाँ ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस में पास करना, सीज करना, डेसिस करना ऑर्डर इन रिलेशन टू एनी लिस्टेड कंपनी के रिलेशन में कोई ऑर्डर, ठीक है ना। व्हाट रेमेडीज, कौन सी रेमेडीज अवेलेबल टू द कंपनीज अगेंस्ट सच ऑर्डर्स अंडर द सेबी एक्ट 1992? व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल टू द कंपनीज अंडर सच against such orders under the SEBI Act 1992. Order of SEBI's and remedies. Under Section 11 of the SEBI Act 1992, basic duty of the SEBI is to protect the interest of the investors in the securities market. Section 11 में बताया गया है कि बेसिक ड्यूटी जो है सेबी की प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन द सिक्योरिटीज में इंटरेस्ट जो इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्ट करना। सेक्शन 11A1B स्पेसिफिकली एम्पावर्स करता है सेबी टू प्रोहिबिट एनी कंपनी फ्रॉम इशूइंग प्रोस्पेक्टस, प्रोहिबिट करता है कोई भी कंपनी को फ्रॉम इशूइंग एनी प्रोस्पेक्टस इशू करने से, या कोई ऑफर डॉक्यूमेंट या एडवर्टाइजमेंट सोलिसिट कर रहा है मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द इशू ऑफ सिक्योरिटीज, या ऑफर डॉक्यूमेंट या एडवर्टाइजमेंट जो सोलिसिट कर रहा है मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द इशू ऑफ सिक्योरिटीज। ऑर्डर द सेबी एंड रेमेडीज, ये जो ऑर्डर थे। अब इसका आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू, एक सेकेंड वापस हम देखना, ठीक है, प्रोहिबिट करना या इशू करने के लिए कब कर सकते हैं, ये सब तब कर सकते हैं स्पेशली एम्पावर्स, ये जो है सेबी के पास पावर्स है कि प्रोहिबिट कर सकता है कंपनी को इशू करने में प्रोस्पेक्टस या ऑफर डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी एडवर्टाइजमेंट सॉलिसिट कर रहा है पब्लिक फ्रॉम द इशू ऑफ द सिक्योरिटीज। अब ये पावर्स कब कब एक्सेस सेबी कर सकता है ये देखिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11D, सेबी कैन इशू सीज और डिसिस्ट ऑर्डर ऑफ एनी लिस्टेड कंपनी इफ सेबी हैज़ रीजनेबल ग्राउंड, अगर सेबी के पास रीजनेबल ग्राउंड है दैट द कंपनी हैज़ इंडल्ज इन द इनसाइडर ट्रेडिंग ऑफ और मार्केट मैनिपुलेशन, ये कंपनी ने इंडल्ज है किसी इनसाइडर ट्रेडिंग में या मार्केट मैनिपुलेशन में, या अग्रीव्ड है कंपनीज में, अपील अग्रीव्ड कंपनीज जो है अपील कर सकती है सेबी की। अभी सेबी ने ये कब करेगा, सेबी ये जब करेगा, ये सीज करता है ऑर्डर की यार कंपनी नहीं कर सकती, कब कर सकती है, जब वो पाएगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग या मार्केट मैनिपुलेशन जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो, ठीक है ना, कौन कौन सी इनसाइडर ट्रेडिंग या मार्केट मैनिपुलेशन जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो, ये रीजनेबल ग्राउंड पे ये चीज़ मालूम पड़नी चाहिए। अब अग्रीड कंपनीज अपील कर सकती है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सेबी अंडर द सेबी एक्ट, ठीक है ना, टू द सिक्योरिटी अपील ट्रिब्यूनल, ठीक है, सेट को सिक्योरिटीज अपील ट्रिब्यूनल को ये अपील कर सकती है अग्रीड कंपनीज। सेक्शन 15T में ऑफ सेबी एक्ट, ठीक है ना, अपील शुड बी फाइल्ड विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सेबी, अपील जो है फाइल किया जाना चाहिए विद इन 45 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सेबी। कंपनीज अग्रीड ऑफ द सेट फर्दर अपील टू सुप्रीम कोर्ट विद इन 60 डेज, फर्दर अपील जो है सुप्रीम कोर्ट को 60 दिन के अंदर अंदर करी जानी चाहिए इन द ऑर्डर ऑफ द सेट, ठीक है ना। कंपनीज पहले तो कितने दिन के लिए, 45 दिन में सेट को, और अगले 60 दिन में किसको, अगर सेट से भी अग्रीड मतलब सहमत नहीं है तो फिर अपन सुप्रीम कोर्ट को कर सकते हैं अगले 60 दिन के अंदर अंदर, जब ऑर्डर दे दे ऑर्डर कौन दे देगा, सेट सिक्योरिटीज अपील ट्रिब्यूनल जब ऑर्डर देगा उसके 60 दिन के अंदर। अपील लाइज ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ, डिसीजन ऑफ द सेट इज फाइनल, डिसीजन जो है सेट का फाइनल रहेगा। सेक्शन 20A ऑफ द सेट एट बार्स जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट, ठीक है ना, अप्लाइज ओनली विद क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है ना। अब जो है डिसीजन सेट जो है फाइनल है, सेक्शन 20A सेट एट बार्स जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट, ठीक है। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सेबी रिसीव द कंप्लेंट फ्रॉम सम इन्वेस्टर एलिजिंग दैट एबीसी लिमिटेड एंड सम ब्रोकर्स आर इंडल्ज इन प्राइस मैनिपुलेशन इन शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। अभी किसी इन्वेस्टर से पाया कि यार एबीसी लिमिटेड और उसके कुछ ब्रोकर जो है प्राइस मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है ना, इंडल्ज है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, एक्सप्लेन द पावर्स दैट कैन बी एक्सरसाइज बाय द सेबी, सेबी का क्या पावर्स एक्सरसाइज कर सकती है इन केस ऑफ एलिगेशन फाउंड करेक्ट, अगर ये एलिगेशन जो है किसी इन्वेस्टर्स ने करा ये सही पाया गया। प्राइस मैनिपुलेशन इन शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड अंडर फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, प्राइस मैनिपुलेशन करना एबीसी लिमिटेड के शेयर्स में कंसिडर किया जाता है फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू द सिक्योरिटीज मार्केट। सेबी में एक्सरसाइज द फॉलोइंग पावर्स अंडर सेक्शन 11(4), सेबी एक्सरसाइज करता है ये सब पावर्स जो 11(4) में दिए गए। सस्पेंड करना ट्रेडिंग ऑफ एनी सिक्योरिटी इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में सस्पेंड करना ट्रेडिंग सिक्योरिटी की ट्रेडिंग सस्पेंड करना किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में पाई जा रही है, अगर वो पाया जा रहा है कि ये
इस टाइप के एलिगेशन में इन्वॉल्व है। तो रिस्ट्रेन करना पर्सन, जो कि पर्सन मतलब क्या, अभी पहले सिक्योरिटीज़ का ये सस्पेंड कर रहे हो अपन ट्रेडिंग की, ये ध्यान रखो, सिक्योरिटीज हम सस्पेंड कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, वो है उस कंपनी की, जैसे एबीसी लिमिटेड इस केस में है उसकी। और रिस्ट्रेन करना पर्सन मतलब एबीसी लिमिटेड फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटी मार्केट, वो है सिक्योरिटी मार्केट को एक्सेस करके प्रोहिबिट करना एनी पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट, जैसे कि ब्रोकर्स जो भी इन्वॉल्व है उनको भी प्रोहिबिट करना कि ये भी एक्सेस नहीं कर पाए टू बाय सेल ए डील इन द सिक्योरिटीज मार्केट। तो पहली बात सस्पेंड करना, सिक्योरिटी को सस्पेंड कर दो पहले, तो जो सिक्योरिटी जो ट्रेड हो रही है उसको खत्म कर दो, जो शेयर है या डिबेंचर है उसको हटा दो, वो ख़त्म कर देना। या फिर दूसरा रिस्ट्रेन करना पर्सन, जो कि कंपनी है जिसका शेयर है या उसका ब्रोकर, दूसरा उसका ब्रोकर जो भी इन्वॉल्व है उसको हटा दिया जाए एक्सेस करने से सिक्योरिटी मार्केट के, कि बाय करे सेल करे या डील करे सिक्योरिटीज मार्केट में, इस चीज़ से हटा दिया जाए। सेबी में इशू द अबव ऑर्डर्स इन राइटिंग, ये सब अबव ऑर्डर्स जो है लिखित में दे सकती है सेबी, इशू कर सकती है। बिफोर और आफ्टर पासिंग सच ऑर्डर्स गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द कंपनी एंड ब्रोकर्स, बिफोर आफ्टर पास करने के ये सब ऑर्डर्स गिव अपॉर्चुनिटी टू ऑफ हियरिंग टू द कंपनी एंड ब्रोकर्स, सेबी इशू कर सकती है सब ऑर्डर्स लिखित में, बिफोर या आफ्टर पास करने के ऑर्डर्स, बिफोर या आफ्टर पासिंग सच ऑर्डर्स गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द कंपनी एंड ब्रोकर्स, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग उनको देनी पड़ेगी, ठीक है ना, सेबी शैल गिव, ये सेबी को देना चाहिए। अब सेक्शन 15, इफ ए पर्सन इंडल्ज इन फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है ना, अब पर्सन इन्वॉल्व है इंडल्ज है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में, शैल बी लिएबल टू अ पेनल्टी, पेनल्टी कितने तक की दे रहे हैं इसको, 5 लाख से कम नहीं होना चाहिए, शैल नॉट बी लेस देन 5 lakhs एंड मे एक्सटेंड टू 25 करोड़ रुपीज़ और 3 times ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स विच एवर इज हायर। अगर कोई कंपनी या ब्रोकर जो भी इसमें पाया गया इन्वॉल्व, तो ध्यान रखने की बात है उसमें पेनल्टी कितनी लगेगी, 5 लाख रुपए, ये एक्सटेंड हो सकती है 25 करोड़ रुपए तक की, मतलब 5 लाख से 25 करोड़ तक हो सकती है, ये 3 गुना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, जो कि प्रॉफिट आपने इस गलत कार्य से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या फिर फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस जो भी आपने करी है इसके माध्यम से आपने जो प्रॉफिट कमाया उसका 3 गुना जो भी हायर हो वो पेनल्टी आप पे लेवी हो जाएगी। मतलब ये व्यक्ति करने की सोचे तो ये सोच ले कि उसने जो कमाया है उसका हो सकता है 3 गुना भुगतान करना पड़ सके, या फिर 5 लाख से 25 करोड़ तक का कुछ भी भुगतान करना पड़ सकता है उसको, ठीक है ना। अगला, प्रोहिबिशन ऑन मैनिपुलेशन एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस, प्रोहिबिशन ऑन मैनिपुलेशन एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस, सेक्शन 12 ए, नो पर्सन शैल डायरेक्टली इंडल्ज करना चाहिए, कोई भी पर्सन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडल्ज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। यूजिंग अ मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव डिवाइस, किसी डिसेप्टिव डिवाइस के माध्यम से, जैसे कि जो भी मतलब विद परचेस सेल ऑफ सिक्योरिटीज लिस्टेड, ये किसी भी पर्सन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस टाइप के डिवाइस में इंडल्ज नहीं होना चाहिए, जैसे कि परचेस सेल सिक्योरिटीज लिस्टेड है, ये एम्प्लॉय करना कोई स्कीम या डिवाइस टू डिफ्रॉड करने के लिए इन कनेक्शन विद द डीलिंग इन सिक्योरिटीज, मतलब डिवाइस मतलब ये एक प्रकार से इंस्ट्रूमेंट को कह रहे हैं कि इस प्रकार को इंस्ट्रूमेंट को आप में डील नहीं करना चाहिए। हाँ, मतलब जैसे कि यूज़ करना कोई मैनिपुलेटिव डिवाइस, ये सब ऐसा कुछ नहीं करना आपको, कोई सिक्योरिटीज़ अजीब सी या एम्प्लॉय करना कोई ऐसी स्कीम या डिवाइस, मतलब कि आप कनेक्शन विद सिक्योरिटीज़ मार्केट में डील करने के आप किसी को फ्रॉड कर सकते हो, ऐसी कोई अजीब सी स्कीम नहीं लेके आना। इंगेज करना इन एन एक्ट वुड ऑपरेट एज फ्रॉड या डिसीट अपॉन एनी पर्सन, वो ऐसा फ्रॉड माने जाएगी, डीलिंग करना सिक्योरिटी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ में इस प्रकार का फ्रॉड करने की कोशिश करना या ऑपरेट करना ऐसा फ्रॉड। सेबी में इम्पोज पेनल्टी उन सभी जनों पे, किस पे, जो ये सब हरकत कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, जो ये पर्सन इन्वॉल्व है डायरेक्टली एंड डायरेक्टली उस शेयर की या सिक्योरिटी की 12 बजाने में, उन सब पे शेल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज़ और एक्सटेंड कर सकता है टू 1 करोड़ रुपीज़, 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी उन पर भी लगाई जा सकती है। ये आम आदमी की बात की जा रही है, ठीक है ना। प्रोहिबिशन ऑन मैनिपुलेशन ऑन डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस किसी के भी द्वारा किया जाए, ये किसके बारे में, किसी के भी बारे में, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे, मिस्टर क्लेवर जो कि रजिस्टर्ड है एज एन इंटरमीडियरी फेल्स टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद हिज क्लाइंट एंड हैंस पेनलाइज्ड बाय द सेबी अंडर सेक्शन 15B ऑफ द सेड एक्ट, ठीक है ना। सेबी एडवाइज मिस्टर क्लेवर एज टू व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल टू हिम अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सेबी, सेबी के अगेंस्ट में क्या क्या उसको रेमेडीज अवेलेबल। क्लेवर जो एक रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट, ये फेल कर गया कि एग्रीमेंट में एंटर करना उसके क्लाइंट से, तो इसलिए पेनलाइज किया गया है सेबी के द्वारा। अब बताइए क्या क्लेवर के पास कोई रेमेडी है, क्लेवर कौन है, इंटरमीडिएट ब्रोकर हो सकता है, ये मर्चेंट बैंक का जो भी है, वो उसके पास कोई रेमेडी है कि वो इस चीज़ के अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ सेबी के कुछ बोल सके। अब देखते हैं, अब रेमेडीज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सेबी, सेक्शन 15 में रेमेडीज बताई गई है। लेस डाउन दैट इफ एनी पर्सन रजिस्टर्ड एज एन इंटरमीडिएट और इज रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, ये रजिस्टर्ड है, इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, ठीक है ना, विद हिज क्लाइंट फेल्स टू एंटर इनटू सच एग्रीमेंट, वो अपने क्लाइंट से जिसको एंटर करना चाहिए था जिसको उसको, और उसने एंटर नहीं किया गया, फेल हो गया, ही शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपीज़ फॉर ईच डे एंड फेल्यूर कंटिन्यूज और 1 करोड़ विच एवर इज लेस। 1 लाख रुपए की पेनल्टी मिनिमम, या फिर एक रोज के हिसाब से 1 लाख रुपए की, और ये एक्सटेंड हो सकती है 1 करोड़ तक, जो भी कम हो, ठीक है ना। 2 रेमेडीज आर अवेलेबल टू मिस्टर क्लेवर, यहाँ पर 2 रेमेडीज अवेलेबल की गई है, ठीक है ना। अपील टू सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल,
पहले तो बोर्ड ने करा, ठीक है ना, बोर्ड के बारे में बता दिया अपन ने कि बोर्ड के ऑर्डर पे उसने रेमेडीज उसको अवेलेबल है, पहले सिक्योरिटी अपील ट्रिब्यूनल में ही जाएगा, ठीक है ना। बोर्ड के डिसीजन के बाद बोर्ड के ऑर्डर के पास वो अग्रीव्ड है तो सिक्योरिटी अपील ट्रिब्यूनल में आएगा। 15T के अंदर पर्सन अग्रीमेंट ऑर्डर ऑफ बोर्ड प्रीफर कर सकता है टू अपील द सिक्योरिटी अपील ट्रिब्यूनल। सिक्योरिटी अपील ट्रिब्यूनल में जाएगा, अपील शेल बी फाइल्ड विद इन द 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, मेड बाय द बोर्ड। 45 दिन के अंदर अंदर जब ऑर्डर किया गया है उसके 45 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल करनी है। ट्रिब्यूनल में एंटरटेन एन अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द स्टेट पीरियड। ट्रिब्यूनल जो है एंटरटेन कर सकता है एक अपील after the expiry of the state period and if satisfied that there are sufficient cause for not filing it within the state period। यहाँ पे sufficient cause है ये फाइल नहीं करने के within the state period, tribunal after giving the parties an opportunity of being heard pass such order as it think fit। ट्रिब्यूनल जो है आफ्टर एक अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड उनके उसके पास दी गई ट्रिब्यूनल को, ट्रिब्यूनल से एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा और पास करेगा सच ऑर्डर जैसा कि उसको सही लगे, ठीक है ना। और फिर अगर उसमें भी उसको अग्रीव नहीं है अपील कर सकता है 60 डेज़ के अंदर अंदर 15 सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है ना। 15Z के अंदर सेक्शन 15Z के अंदर पर्सन अग्री बाय एनी डिसीजन ऑफ द सिक्योरिटी ट्रिब्यूनल वो अपील कर सकता है कि इसको सुप्रीम कोर्ट को विद इन 7 दिन ऑफ द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर टू हिम। जब उसको ऑर्डर बताया गया है, कम्युनिकेट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, अगर वो सेटिस्फाइड है दैट द अपीलेंट was prevented by sufficient cause from filing the appeal। अपीलेंट जो है प्रिवेंटेड किया गया by sufficient cause from filing the appeal, अलाउ कर सकता है to be filed within a period of not exceeding 60 days एंड अलाउड कर सकता है कि फाइल किया ना विद इन अ पीरियड फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 डेज। तो बोर्ड के पास बोर्ड ने ऑर्डर दिया उसके 45 दिन के अंदर अंदर सिक्योरिटी अपील ट्रिब्यूनल में, यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया हुआ है आप ये राइट साइड में देख सकते हो, बोर्ड ने ऑर्डर दिया है और उससे अपन अग्रीव्ड नहीं है, वी आर अग्रीव्ड पर्सन अग्रीव्ड बाय ऑर्डर मतलब अग्रीव्ड है हम उससे कि मतलब उससे सेटिस्फाई नहीं है हम, तो हम 45 दिन के अंदर अंदर जब उसके ऑर्डर आया उसके 45 दिन के अंदर अंदर अपील ट्रिब्यूनल सिक्योरिटी अपील ट्रिब्यूनल में हम उस केस को उठा सकते हैं, अपील कर सकते हैं और फाइल कर सकते हैं अपनी अपील, ठीक है ना। अब उसने भी ऑर्डर दे दिया उससे भी हम अग्रीव्ड हैं, उससे हम सेटिस्फाई नहीं हैं, तो हम उसके ऑर्डर के 60 दिन के अंदर अंदर हम सुप्रीम कोर्ट में वो केस लेके आ सकते हैं अंडर सेक्शन 15Z। यहाँ सिक्योरिटी अपील ट्रिब्यूनल में क्या था 15T था, यहाँ है 15Z, हम अपील फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में और फिर उसका जो ऑर्डर है वो फर्दर मान्य ही रहेगा और वो अगली 60 दिन की भी और मोहलत दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। ऑर्डर के अपन ने 60 दिन तक की तो रहती है अगर और 60 दिन की दे सकता है अगर अब पाया जाता है कि आपके पास कोई सफिशिएंट कॉज या बिलीफ है कि आप पहले 60 दिन के अंदर क्यों नहीं आ पाए, तो अगले 60 दिन में तो आना ही किसी भी स्थिति में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मिस्टर डीबी, अ मेंबर ऑफ द आरपीए, ही ऑब्टेन्स द ऑर्डर अगेंस्ट द कंपनी फॉर रिड्रेसल ऑफ हिज ग्रीवियंसेस अगेंस्ट द कंपनी बट द कंपनी फेल्स टू रिड्रेस द ग्रीवियंसेस, ठीक है ना, ऑफ द डीबी विद इन the time fixed by the SEBI, ठीक है ना। The board thereafter imposed penalty upon the company under section 15C of the SEBI Act। RPL Limited seeks your advice whether it has any remedy against the order of the SEBI advice। इसी ये क्वेश्चन अगर दूसरे तरीके से पूछा सकता है कि क्या रेमेडी अवेलेबल है, मतलब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड इशू ऑर्डर अगेंस्ट द एबीसी लिमिटेड फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंसेस ऑफ वन ऑफ इट्स मेंबर्स, ठीक है ना। ऑन द फेलियर ऑफ द पार्ट ऑफ द कंपनी द बोर्ड इम्पोज पेनल्टी upon the company under section 15C of the SEBI Act 1992. Company seeks your advice whether any remedy against the board order of the state board available है क्या, वही का वही क्वेश्चन, कुछ भी अंतर नहीं है। ABC लिमिटेड वाज पेनलाइज्ड बाय सेबी, सेबी के द्वारा पेनलाइज कर दी गई। अभी फॉलोइंग रेमेडी कंपनी के पास अवेलेबल है, क्या करना, अपील टू सिक्योरिटी अपील ट्रिब्यूनल 15T के अंदर सेक्शन 15D में अपील कितने दिन के अंदर फाइल करना है 45 दिन के अंदर अंदर। बोर्ड के ऑर्डर के 45 दिन के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल एंटरटेन कर सकता है अपील आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द स्टेट पीरियड अगर वो पाया गया कि कुछ किसी सफिशिएंट काज के कारण वो फाइल नहीं कर पाया 45 दिन के अंदर अंदर। और फिर दूसरा अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑर्डर ऑफ सिक्योरिटी अपील ट्रिब्यूनल के 60 दिन के अंदर अंदर उसको अपील कर सकता है, अपील फाइल कर सकता है, उससे लेट भी फाइल कर सकता है इवन आफ्टर द स्टेट एक्सपायरी पीरियड। वो अगर 60 दिन से ज़्यादा नहीं और एक बार सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगे कि हाँ यहाँ कुछ रीजनेबल कॉज है उस डिले के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट को भी अगले 60 दिन एक्सटेंडेड 60 दिन में भी अपील फाइल कर सकता है। तो यहाँ सेक्शन 15T और 15T फॉर द 15 ट्रिब्यूनल, सॉरी 15T मतलब T मतलब ट्रिब्यूनल और 15Z मतलब ये थोड़ा सा Z उल्टा एस तरीका दिखता है ना, Z सुप्रीम कोर्ट समझ लो। 15T इस अपील ट्रिब्यूनल के लिए, उस अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 15Z के अंदर अपील कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। What are the defaults for which a stock broker, जिसके लिए स्टॉक ब्रोकर पेनलाइज किया जा सकता है under the provision of the Securities Exchange Board of India in respect of the dealings with the investors, state factors that must be taken into account by adjudicating officers while determining the quantum of penalty in such cases। ध्यान देने की बात है, क्या डिफॉल्ट किया जा सकता है फॉर विच कौन से डिफॉल्ट्स के लिए स्टॉक ब्रोकर जो है इम्पोज कर सकता है, मे बी पेनलाइज किया जा सकता है अंडर द सेबी एक्ट 1992। डीलिंग्स के लिए जो भी इन्वेस्टर्स कौन से स्टॉक ब्रोकर के पेनलाइज किया जा सकता है, स्टेट फैक्टर्स में भी टेकन इनटू अकाउंट एडजुडिकेटिंग ऑफिसर व्हाइल डिटरमाइनिंग द क्वांटम ऑफ पेनल्टी इन सच केसेस।
केसेस। सेबी रिसीव अ कंप्लेंट फ्रॉम एन इन्वेस्टर दैट ही इज नॉट रिसीव एनी पेमेंट ड्यू टू हिम फ्रॉम अ रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर, उसके पास पेमेंट नहीं आया ब्रोकर के माध्यम से निवेशक को, ठीक है ना। अब एक्सप्लेन द एक्शन दैट कैन बी टेकन बाय द सेबी अगेंस्ट द स्टॉक ब्रोकर अंडर द प्रोविजन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 एंड द फैक्टर्स दैट विल बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल टेकिंग सच एक्शंस। तो ये सिंपल सी बात है, क्या क्या पेनल्टी बताई गई है, क्या क्या पेनल्टी अपना सेबी ऑर्डर कर सकता है, उसका एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इम्पोज कर सकता है ब्रोकर्स के ऊपर, ठीक है ना, इंटरमीडिएट्स के ऊपर। तो ध्यान देने की बात है, पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इन केस ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स के अंदर सेक्शन 15F में बताया गया, ध्यान देने की बात है, सेक्शन 15F में बताया गया है पेनल्टी क्या क्या है इन केस ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स। प्रोवाइडेड फॉर पेनल्टी डिफॉल्ट इन केस ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स इफ रजिस्टर्ड एज अ स्टॉक ब्रोकर अंडर दिस एक्ट। तो उस पर क्या क्या पेनल्टी लगाई जा सकती है, कब कब पेनल्टी लगाई जा सकती है और कितनी, वो बताएंगे। फेलियर टू, पहले 3 तरह के इसमें चीज़ है, फेलियर टू इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, वो कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करने में फेल हो गया है, या फिर फेल टू डिलीवर एनी सिक्योरिटी, दूसरा फेल टू डिलीवर एनी सिक्योरिटी, यहाँ पे दूसरा पॉइंट देख रहा हूँ मैं, फेल टू डिलीवर एनी सिक्योरिटी, या फेल टू मेक पेमेंट करने में लेट हो गया, या तो कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं दे पाया, या डिलीवर करना सिक्योरिटी पेमेंट करने में लेट हो गया, या कोई चार्ज करा उसने अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज जो कि एक्सेस ऑफ ब्रोकरेज जो स्पेसिफाइड किया गया है रेगुलेशन में, उससे ज़्यादा का ब्रोकरेज उसने चार्ज कर लिया है। तो ये 3 कारणों के कारण ब्रोकर्स पे पेनल्टी लगाई जा सकती है। अब वो कौन कौन कितनी पेनल्टी, वो आगे हम देख रहे हैं। अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू नहीं किया है तो वो पेनल्टी होती है नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज़, उसके ऊपर कितनी 1 लाख रुपये कम से कम, और ये एक्सटेंड हो सकती है फॉर विच द कॉन्ट्रैक्ट नोट रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय द ब्रोकर, जितने अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट नोट उसे इशू करना चाहिए था, ठीक है ना, 1 लाख रुपये से लेके जितने का कॉन्ट्रैक्ट नोट। दूसरा, वो डिलीवर करने में या पेमेंट करने में, सिक्योरिटी डिलीवर करने में या पेमेंट करने में फेल हो गया है, तो क्या है, ये भी 1 लाख रुपये से ईच डे विच ही स्पॉन्सर्स और कैरीज, जब तक वो पेमेंट नहीं कर पाया, डिलीवर नहीं कर पाया, तब तक 1 लाख रुपये पर डे। या फिर एनी कलेक्शन इन्वेस्टमेंट जैसे म्यूचुअल फंड में है मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़, मतलब वो किसी भी जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह पे भी कोई स्कीम में उसने कुछ डिलीवर करने में लेट हुआ है तो फिर वो 1 करोड़, मतलब कुल मिला के ये है 1 लाख से 1 करोड़ तक की पेनल्टी लगेगी। और इसके अंदर सिक्योरिटी डिलीवर करने में, या म्यूचुअल फंड की कोई कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम डिलीवर करने में, या पेमेंट उसका करने में, उसके अगेंस्ट में अगर फेल हुआ है ब्रोकर, तो 1 लाख रुपये से 1 करोड़ तक की पेनल्टी है। चार्जेस ऑफ एन अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज कितना एक्सेस में ब्रोकरेज चार्ज कर लिया है उसने, तो वो लायबल है पेनल्टी के लिए 1 लाख से 5 गुना ऑफ द ब्रोकरेज, जो भी हायर हो उसने जो ब्रोकरेज चार्ज करना उसका 5 गुना तक, या 1 लाख रुपये जो भी ज़्यादा हो उतने का उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो कुल मिला के तीनों केस में मिनिमम पेनल्टी तो 1 लाख रुपये है, और 1 लाख रुपये पर डे में है कितने में, डिलीवर करने में या पेमेंट करने में, दूसरे वाले पॉइंट में 1 लाख पर डे है, और मैक्सिमम 1 करोड़ तक। पहले वाले में कॉन्ट्रैक्ट नेट के जो अमाउंट है वहाँ तक मैक्सिमम, और तीसरे वाले में जो मैक्सिमम है आपके एक्सेस ऑफ द स्पेसिफाइड ब्रोकरेज 5 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज जो भी हायर हो, ये पेनल्टीज बताई गई हैं। और अब फैक्टर्स फॉर टेकिंग इनटू अकाउंट व्हाइल एक्शन, ठीक है ना, व्हाइल जजिंग द क्वांटम ऑफ पेनल्टी, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर शैल हैव ड्यू रिगार्ड टू द फॉलोइंग फैक्टर्स, अमाउंट ऑफ द डिस्प्रपोर्शनेट गेन या अनफेयर एडवांटेज, या अमाउंट ऑफ लॉस टू द इन्वेस्टर्स या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द डिफॉल्ट, रिपीटेटिव नेचर ऑफ डिफॉल्ट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द अबव फैक्टर्स, ये अबव फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए, ठीक है ना, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स मे लेवी अब मैक्सिमम पेनल्टी जिसके प्रिस्क्राइब किया गया है अंडर सेक्शन 15F फॉर डिफॉल्ट बाय द स्टॉक ब्रोकर पेमेंट टू इन्वेस्टर्स, ठीक है ना। यहाँ पे जो एडजुडिकेट करते हुए क्वांटम ऑफ पेनल्टी एडजुडिकेशन हैव ड्यू रिगार्ड, क्या क्या अमाउंट ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट गेन या अनफेयर एडवांटेज कितना हुआ है उसको, जिस केस में जो बताया गया उस केस में उसको फायदा कितना हुआ है इस प्रकार से गेन करने में, या अमाउंट ऑफ लॉस टू एन इन्वेस्टर या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स कितना लॉस हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ डिफॉल्ट के कहाँ से, या रिपीटेटिव नेचर ऑफ डिफॉल्ट कितना है, ठीक है ना, ये बताने में इससे क्वांटम ऑफ पेनल्टी निकाली जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, a group of investors are upset with the functioning of 2 leading stock brokers, ठीक है ना, of Calcutta Stock Exchange and wants to make a complaint to SEBI for the intervention and redressal of their grievances. Explain briefly the purpose of establishing SEBI and what type of defaults by the stock brokers come within the purview of the SEBI Act 1992. एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, ये अपसेट हैं कि फंक्शन करने के 2 स्टॉक ब्रोकर्स जैसे कि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के 2 स्टॉक ब्रोकर के परफॉर्मेंस से, फंक्शन से, वांट टू मेक कंप्लेंट सेबी को कि यार इंटरवेंशन या फॉर उनके इंटरवेंशन या रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस के लिए। अब सेबी के पास किस प्रकार के डिफॉल्ट जो है कम विद इन द परिव्यू ऑफ सेबी एक्ट, सेबी एक्ट के अंदर परिव्यू में कौन कौन से प्रकार के डिफॉल्ट आते हैं। सेबी एक्ट वाज स्टैब्लिश प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्ट ऑफ इन्वेस्टर, जो हमने पहले क्वेश्चन में देखा वो आंसर है। प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, प्रमोट करना डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, रेगुलेट करना सिक्योरिटी मार्केट और उससे कनेक्टेड मैटर या इंसिडेंटल उससे जो भी रहेंगे 4 पॉइंट है। प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना और रेगुलेट करना सिक्योरिटी मार्केट कनेक्टेड देयर विद एन इंसिडेंटल द ईयर 2। अब ये फॉलोइंग डिफॉल्ट जो है बात स्टॉक ब्रोकर्स कम विद इन द परिव्यू ऑफ सेबी एक्ट, ये सब डिफॉल्ट है 3 प्रकार की, ये सब परिव्यू में आती है और सेबी एक्ट के। कोई भी फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द स्टॉक ब्रोकर्स टू इशू
कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू नहीं कर पाए, या दूसरा ब्रोकर को डिलीवर नहीं कर पाया, ब्रोकर डिलीवर नहीं कर पाया सिक्योरिटी के पेमेंट नहीं कर पाया, या तीसरा वो चार्ज कर रहा है ब्रोकरेज जो भी एक्सेस ऑफ ब्रोकरेज जो कि स्पेसिफाइड है इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्शन 15F ऑफ सेबी एक्ट। ठीक है ना, ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं, मिस्टर रमन एंड इन्वेस्टर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डीलिंग्स ऑफ द स्टॉक ब्रोकर्स हु इज रजिस्टर्ड विद द दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है वो सेटिस्फाई नहीं है। देखिए रमन जो है भाई साहब एक निवेशक है, वो सेटिस्फाइड नहीं है किसके परफॉर्मेंस से, स्टॉक ब्रोकर जो कि दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज का है। मिस्टर रमन अप्रोचेस यू टू गाइड हिम regarding the avenues available to him, making complaint against the stockbroker and the Securities and Exchange Board of India Act 1992 and also on the grounds on which such complaint can be made. You are required to briefly explain the answers on to his queries. SEBI was established for regulating the various aspects of the stock market. One of these functions जो है रेगुलेट करना स्टॉक ब्रोकर्स। Mr. Raman advised कि complaint against the stockbroker may be submitted to SEBI. Defaults for which the complaints may be made to the SEBI are as follows. कोई भी पार्ट ऑफ स्टॉक ब्रोकर कोई इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट्स में, या कोई डिलीवर करना सिक्योरिटी में फेल हुआ है, या फेलियर टू मेक पेमेंट, इन दोनों कॉज के लिए, या फिर इन कलेक्शन ऑफ द ब्रोकरेज एक्सेस ऑफ द ब्रोकरेज जो कि स्पेसिफाइड की है रेगुलेशन में। इन 3 कारणों के कारण अगर वो कोई डिफ़ॉल्ट पाया जाता है तो वो सेबी को कर सकता है कंप्लेंट। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, वन ऑन द कंप्लेंट ऑफ मिस्टर कमलेश गुप्ता आफ्टर द इंक्वायरी सेबी फाइंड दैट मिस्टर पी मेहता चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हैज इंडल्ज्ड, ठीक है ना, इन द ट्रेडिंग ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट ऑफ द कंपनी। एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द सेड फाइंडिंग व्हाट एक्शन सेबी कैन टेक अगेंस्ट द पी मेहता। अब ये मेहता से मेहरा जी हो गए, वाह यार, मेहरा मान लीजिए अब इनको। हाँ, व्हाट एक्शन सेबी कैन टेक अगेंस्ट द पी मेहरा अंडर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1982। एक सेकंड में क्वेश्चन भी थोड़ा सा भूल गया, एक सेकंड वापस देख लेते हैं। कमलेश गुप्ता जो है आफ्टर इंक्वायरी ऑफ सेबी फाइंड्स करता है कि पी मेहता मेहरा में कंफ्यूज कर देते हैं ना एकदम। कमलेश गुप्ता जी थे वो इंक्वायरी की कंप्लेन किसकी, कमलेश गुप्ता जी की, कि पी मेहता जो है ना सीईओ है कंपनी के, वो एक अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के कारण वो इंडल्ज है कोई ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ में, जो कि इंडल्ज कर रहे हैं। इसको इनसाइडर ट्रेडिंग का केस है, मतलब सेड फाइंडिंग्स मिस्टर पी मेहरा। सेबी क्या क्या एक्शन ले सकती है अगेंस्ट द पी मेहरा अगेंस्ट द सेबी एक्ट 1992। सीधी बात है, पी मेहता या मेहरा जो भी हैं ये किसी इनसाइड ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है तो मिस्टर कमलेश गुप्ता ने उसके अगेंस्ट कंप्लेन किया, तो सेबी क्या क्या एक्शन उनके अगेंस्ट ले सकती है। तो सेक्शन 15G ऑफ द सेबी एक्ट 1992 डील्स विद द पेनल्टी ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। अकॉर्डिंग टू दिस, इफ एनी इनसाइडर, कोई इनसाइडर जो है आइदर ऑन हिज ओन बिहाफ या ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पर्सन डील्स इन द सिक्योरिटी of the body corporate on any stock exchange on the basis of the unpublished price sensitive information, ठीक है ना, ठीक है ना, डील्स करता है सिक्योरिटीज ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ द अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ये डील कर रहा है या फिर कम्युनिकेट कर रहा है कोई अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन टू एनी पर्सन विदाउट हिज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट रिक्वायर्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस या अंडर एनी लॉ। ये तीसरा, काउंसिल से प्रोक्योर कर सकता है, क्या कर रहा है, काउंसिल कर रहा है, प्रोक्योर कर रहा है एनी अदर पर्सन टू डील इन द सिक्योरिटीज ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट। तीसरा है काउंसिल करना है, प्रोक्योर करना है एनी अदर पर्सन टू डील इन सिक्योरिटीज ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है ना। शेल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 25 करोड़ रुपीज या 3 times ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स मेड आउट ऑफ द इनसाइडर ट्रेडिंग विच एवर इज हायर। वो लायबल है पेनल्टी कितने की, 25 करोड़ रुपए तक की या फिर 3 गुना ऑफ जो कि प्रॉफिट उसने इनसाइडर ट्रेडिंग के माध्यम से कमाया, इन दोनों अमाउंट से ज़्यादा, 25 करोड़ से ज़्यादा या आपने प्रॉफिट कमाया हो उसके 3 गुने से, हाँ, में दोनों जो भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अब सेबी कैन इम्पोज अ पेनल्टी ऑन पी मेहरा नाम है उनका, मेहता जी से मेहरा जी कर दो इनको, ठीक है ना। सेबी कैन इम्पोज अ पेनल्टी ऑन पी मेहरा, मैक्सिमम पेनल्टी दैट सेबी कैन इम्पोज इन इज रुपीज़ 25 करोड़, मैक्सिमम पेनल्टी जो है 25 करोड़ रुपए या 3 times ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स विच एवर इज हायर, जो आंसर बता रही है, सिंपल सी बात है। तो 3 केस में सेबी इम्पोज कर सकती है अगर वो पाया गया कि वो डील कर रहा है या फिर ये डील कर रहा है सिक्योरिटीज़ में ऑन द बेसिस ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ये दूसरा कम्युनिकेट्स कर रहा है कोई अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, या तीसरा काउंसिल से प्रोक्योर्स करता है कोई दूसरे पर्सन को डील करने में सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है ना। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन है अपॉइंटमेंट के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर या फिर मेंबर, दूसरा है मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी पोलिटिकल ट्रिब्यूनल एज पर द प्रोविजन ऑफ सेबी एक्ट 1992। क्या रिक्वायरमेंट की क्वालिफिकेशन है जनाब, भाई साहब। What is the required qualification for the appointment of presiding officers, ये member of set, ठीक है ना। तो qualification for appointment of the presiding officer और member of set, तो पहले तो presiding officer की देख लेते हैं। provision 15M1 अ पर्सन 15M1 प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए 15 मेंबर ऑफ सिक्योरिटी, हाँ तो 15M से मेंबर समझो और 1 में प्रिसाइडिंग ऑफिसर बताया गया 15M1। अ पर्सन शेल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर एन अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर सेट अनलेस वो इज सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या सिटिंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट।
या वो अभी बैठा हुआ है, या अभी है, या रिटायर हो चुका है एज अ सुप्रीम कोर्ट के जज से, या फिर वो है या रिटायर हो चुका है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की पोस्ट से। ठीक है ना, पहले या तो सुप्रीम कोर्ट का जज या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इतना मिनिमम उसका क्वालिफी मतलब हाँ होना चाहिए, रिक्वायरमेंट है। दूसरी है इज अ सिटिंग अ रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। अच्छा, दूसरा भी हाई कोर्ट भी चल जाता है। वो इज कम्प्लीटेड नॉट लेस देन 7 years ऑफ सर्विस ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट। ये तो अभी है, या फिर उसको 7 साल हो चुके हैं रिटायर होने के पहले, और 7 साल की सर्विस दे चुका है, या अभी रहते रहते उसने 7 साल की जज ऑफ हाई कोर्ट की सर्विस दे चुका है। तो दो तरह के जने हो रहे हैं, ठीक है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो हो सकते हैं सिटिंग या रिटायर्ड। ये सिटिंग या रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट जो कि 7 साल से सर्विस दे रहे हैं, कम से कम उन्होंने 7 साल की सर्विस दी हो एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है ना। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो है सेट जो है अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है सेट का, वो अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना। मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग विद द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट, हैज क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ऑफ कॉर्पोरेट लॉ, सिक्योरिटीज लॉ, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। मेंबर्स 15M2 में मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल कौन होने चाहिए, मिनिमम एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग होना चाहिए उनके अंदर, विद प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट डील करना आना चाहिए, उनके पास क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रहना चाहिए, कॉर्पोरेट लॉ, सिक्योरिटी लॉ, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स या अकाउंटेंसी का उनके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए, कॉर्पोरेट लॉ, सिक्योरिटी लॉ, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी का। अब जो मेंबर्स ऑफ बोर्ड हैं या एनी पर्सन होल्डिंग अ पोस्ट एट अ सीनियर मैनेजमेंट लेवल जो इक्विवेलेंट टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन द बोर्ड, मेंबर ऑफ द बोर्ड जो है ये पर्सन होल्ड कर रहा है पोस्ट एट सीनियर मैनेजमेंट लेवल इक्विवेलेंट टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोर्ड में, शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर या मेंबर ऑफ अ सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ही सीजेस टू होल्ड ऑफिस इन द बोर्ड। ठीक है ना, वापस से मेंबर ऑफ द बोर्ड जो है पर्सन जो होल्ड कर रहा है पोस्ट एट सीनियर मैनेजमेंट लेवल इक्विवेलेंट टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोर्ड में, शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर या मेंबर ऑफ द सेट, ठीक है ना। जो मैनेजमेंट लेवल पे जो इक्विवेलेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है बोर्ड शैल नॉट अपॉइंट अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी ट्रिब्यूनल विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ही सीजेस टू होल्ड ऑफिस ऑफ द बोर्ड, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे बोर्ड उसको अपॉइंट नहीं कर सकती प्रिसाइडिंग ऑफिसर या मेंबर, ठीक है ना, सेट का 2 साल तक, जब तक वो ऑफिस होल्ड कर रहा है एज सच इन द बोर्ड, बोर्ड के अंदर जब तक वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या कुछ रहा है तब तक वो सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में 2 साल तक अपॉइंट नहीं हो सकता मेंबर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए इटैलिक को बोल्ड में, मतलब ये अभी नया क्वेश्चन ऐड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट हैज अंडरटेकन इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ LR लिमिटेड, एक लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी, स्पेसिफाई द मेजर्स दैट मे बी टेकन बाय द SEBI अंडर द SEBI एक्ट 1992 टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड सिक्योरिटीज मार्केट ऑन कंप्लीशन ऑफ सच इंक्वायरी। इंस्पेक्शन किए बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिस्टेड कंपनी की, तो इस चीज़ में क्या क्या चीज़ ध्यान देनी चाहिए उसे, ये पूछा गया था सेक्शन 11(4) में ऑफ SEBI एक्ट 1992 में बताया गया है, ठीक है ना। फॉलोइंग मेजर्स लिए जा सकते हैं SEBI के द्वारा, क्या क्या मेजर्स हैं, ठीक है ना, 4, 5, 6 मेजर्स हैं, हाँ वही मेरे को भी ध्यान था, 6 मेजर्स हैं। सस्पेंड करना ट्रेडिंग ऑफ एनी सिक्योरिटी इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, रिस्ट्रेन करना पर्सन्स फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटीज मार्केट, सस्पेंड करना ट्रेडिंग ऑफ एनी सिक्योरिटी इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, कोई सी ट्रेडिंग सिक्योरिटी की वो सस्पेंड कर सकता है, रिस्ट्रेन कर सकता है पर्सन फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटी मार्केट, या सस्पेंड कर सकता है ऑफिस बेरर ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिस बेरर जो है उसको सस्पेंड कर सकता है, या इम्पाउंड कर सकता है, या रिट्रेन कर सकता है प्रोसीड्स ऑफ द सिक्योरिटीज डिस्प्लेशन, हाँ जो कि ट्रांजेक्शन इन्वेस्टिगेशन में वो इम्पाउंड कर सकता है, या रिटेन कर सकता है वो प्रोसीड या सिक्योरिटीज़, वो सिक्योरिटीज़ को अपने पास रख सकता है, रिटेन कर सकता है, ये 5वां अटैच कर सकता है, after passing an order approval of the judicial magistrates for a period not exceeding 1 month या 1 or more bank account or of any intermediary or any person associated with the securities market, अटैच कर सकता है अकाउंट्स को, बैंक अकाउंट्स को, या फिर इंटरमीडियरीज के पास जो पड़े हैं, जो कि पर्सन एसोसिएटेड विद सिक्योरिटी मार्केट जिसके अगेंस्ट में ये केस चल रहा है या कुछ मैनर पाया गया है उनके वायलेशन का, कोई से भी रूल का। डायरेक्ट कर सकता है कोई भी इंटरमीडिएट या पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटी मार्केट, डायरेक्ट कर सकता है किसी भी इंटरमीडिएट या पर्सन जो कि एसोसिएटेड विद सिक्योरिटी मार्केट को। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है मिस्टर एस अ मेंबर ऑफ MN लिमिटेड ऑब्टेन इन ऑर्डर ऑफ द SEBI अगेंस्ट द कंपनी। मिस्टर एस जो है मेंबर है MN लिमिटेड के, वो ऑब्टेन कर रहे हैं ऑर्डर फ्रॉम द SEBI से अगेंस्ट द कंपनी, बट द कंपनी फेल टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ मिस्टर एस विद इन अ टाइम फेस, कॉन्सिक्वेंटली SEBI imposed penalty on the company. Company however did not pay the penalty also, कंपनी ने
पेनल्टी भी नहीं पे करी। स्टेट केस है पेनल्टी कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द कंपनी। एस जो है मेंबर का एम एन लिमिटेड का ऑब्टेन कर रहा है ऑर्डर फ्रॉम द सेबी अगेंस्ट द कंपनी, कंपनी के अगेंस्ट में कंपनी ने फेल कर दिया है कि रिड्रेस नहीं कर सकती ग्रीवेंस एस जो कि फिक्स टाइम में वो मतलब उसने जो बात बोली वो विद इन टाइम के अंदर एस ने जो टाइम बात बोली मेंबर ऑफ एम एन लिमिटेड वो टाइम के अंदर वो कंपनी उसकी बात रिड्रेस नहीं कर पाई, ठीक है ना। कॉन्सिक्वेंटली सेबी इंपोज कर रहा है पेनल्टी ऑन द कंपनी, कंपनी पे पेनल्टी इंपोज कर रहा है। कंपनी हाउ डिड नॉट पे पेनल्टी ऑल्सो, कंपनी ने पेनल्टी भी पे नहीं करी। कैसे अब पेनल्टी रिकवर किया सकती है कंपनी के द्वारा, मतलब उस पर कंपनी ने पेनल्टी भी इंपोज कर दी। भाई साहब पेनल्टी भी देने को तैयार है, जब कब बताओ सेबी कैसे पैसा निकाला है। अब देखो इतनी बुरी सेबी, तो सेबी ने भी क्या करा देखते हैं अपन। इफ अ पर्सन फेल्स टू पे द पेनल्टी इंपोज बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या फेल्स टू कंप्लाई विद एनी डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड, मतलब बोर्ड ने एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने कुछ पेनल्टी इंपोज करी थी, अब उस चीज़ को पे नहीं कर रहा है, कंप्लाई नहीं कर रहा है बोर्ड के डायरेक्शन को, ठीक है ना। तो अब वो क्या क्या कर सकता है सेबी, अब देखो उसके पास भी पावर है, ऐसा नहीं कि तुम समझो कि वो लल्लू है। सेबी में भी बहुत दम है, आगे देखते हैं अपन। इफ एनीबडी फेल्स टू पे एनी फीस ड्यू टू द बोर्ड, रिकवरी ऑफिसर, एक रिकवरी ऑफिसर नाम का व्यक्ति रहता है, ये बहुत खतरनाक व्यक्ति है रिकवरी ऑफिसर। रिकवरी ऑफिसर जो है ड्रॉ अप कर सकता है स्टेटमेंट और सर्टिफिकेट ऑफ द स्पेसिफाइड फॉर्म स्पेसिफाइंग द अमाउंट ड्यू, ये खतरनाक किन के लिए, जो पेमेंट नहीं कर रहा है उनके लिए। वो एक स्टेटमेंट दे सकता है एंड हाँ ड्रॉ अप कर सकता है एक सिग्नेचर और स्टेटमेंट और सर्टिफिकेट इन द स्पेसिफाइड फॉर्म, स्पेसिफाई कर रहा है अमाउंट ड्यू, ठीक है ना। शेल प्रोसीड टू रिकवर फ्रॉम सच पर्सन द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट, से प्रोसीड टू रिकवर, वो प्रोसीड कर सकता है रिकवर करने में फ्रॉम सच पर्सन द अमाउंट जो कि स्पेसिफाई किया गया इन द सर्टिफिकेट, ठीक है ना। बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग बोर्ड्स इनेबली अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द पर्सनस इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो अटैच कर सकते हैं या बेच सकते हैं पर्सन की मूवेबल प्रॉपर्टी, या अटैच कर सकते हैं पर्सन का बैंक अकाउंट, या अटैच कर सकते हैं सेल कर सकते हैं पर्सन की इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहले हमने देखा मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच करना है बेचना, या फिर अटैच करना है बेचना इमूवेबल प्रॉपर्टी उसकी, या फिर अटैच करना कोई बैंक अकाउंट को, या अरेस्ट करना पर्सन फॉर हिज डिटेंशन इन द प्रिजन, अटैच करना अरेस्ट करना पर्सन को या उसका डिटेंशन करना इन प्रिजन, ठीक है ना। अपॉइंटिंग अ रिसीवर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द पर्सनस मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर एक अपॉइंट करना है रिसीवर मैनेजमेंट के लिए ऑफ पर्सनस की मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। एक्सप्रेशन रिकवरी ऑफिसर मीन्स ऑफिसर ऑफ द बोर्ड हु मे बी ऑथराइज बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर इन राइटिंग, और रिकवरी ऑफिसर मतलब ऑफिसर ऑफ द बोर्ड जो कि ऑथराइज है बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर इन राइटिंग में, ठीक है ना। रिकवरी ऑफिसर शैल बी एम्पावर्ड टू सीक द असिस्टेंस ऑफ द लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन व्हाइल एक्सरसाइजिंग द पावर्स, ठीक है ना। रिकवरी ऑफिसर मतलब वही ऑफिसर ऑफ बोर्ड जो कि ऑथराइज है जनरल स्पेशल ऑर्डर से लिखित में, या रिकवरी ऑफिसर shall be empowered to seek the assistance of the local direct district administration, जब एक्सरसाइज करें उसके पावर। रिकवरी ऑफिसर के पास पावर भी है कि वो लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना उसका भी पावर, उनका असिस्टेंस भी ले सकता है जब वो अपने पावर एक्सरसाइज करना चाहे। तो ये कुल मिला के आपके क्वेश्चंस हो गए हैं यूनिट 1 के। अब हम अपन यूनिट 2 देखेंगे आगे।